हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो बच्चों, आज का टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले समझते हैं इस लाइन को, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जब किसी ग्रुप, सोसाइटी या फिर देश के लोग ऐसा फील करें कि हम सब एक हैं या फिर वी आर वन। ऑल्सो हमें लगता है कि हम एक ही पहचान या आइडेंटिटी या एक हिस्ट्री, एक ही लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। इसी फीलिंग को सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कहते हैं। इसे यूं समझते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान या फ्रीडम स्ट्रगल के आंदोलन के वक्त लोगों के मन में ये आ चुका था कि हम सब भारतीय हैं और सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए विद अ कॉमन मोटिव टू आउट द ब्रिटिशर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर एंड रिलीजन। अब ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद फैलता कैसे है? जब लोग ये मानने लगते हैं कि हम सब एक ही राष्ट्र या एक ही देश का हिस्सा है, तभी नेशनलिज्म स्प्रेड होता है। जब कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो उन्हें आपस में या लोगों को आपस में जोड़ती है या बॉन्ड क्रिएट करती है, तभी नेशनलिज्म स्प्रेड होता है। सवाल ये है कि ये लोगों के दिमाग में हकीकत या रियलिटी कब बना? अलग अलग समुदाय, इलाकों या भाषा बोलने वाले लोग कैसे एक साथ एक गहरा बॉन्ड फील करने लगे? मतलब हम सब कब एक हो गए? आइए समझते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का यह भाव दो तरीकों से आया। फर्स्ट था, इट केम थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रुप स्ट्रगल्स। सेकेंड, कल्चरल प्रोसेसेस से, जिसमें नेशनलिज्म लोगों की सोच में और दिल तक पहुंचा। History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols, all these played an important role in making nationalism. राष्ट्र की पहचान किसी एक व्यक्ति के आकृति या फिगर से दिखाई जाती है। इससे देश को एक इंसान का चेहरा मिल जाता है और लोग उसे आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है ना? अब इसको ऐसे समझते हैं कि देश को अक्सर एक इंसान जैसे तस्वीर में दिखाया जाता है ताकि लोग जो है उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सके या पहचान सके। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ भारत माता, तो आपके दिमाग में एक फट से एक इमेज बन गई ना भारत माता की, तो वही उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना बच्चों? इन द ईयर 1800 जब लोगों के मन में देशभक्ति की भावना बढ़ी, तब भारत को भारत माता के रूप में दिखाया जाने लगा। सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर बनाई। 1870 में उन्होंने वंदे मातरम गाना लिखा, जो कि देश के लिए एक प्रार्थना थी। बाद में ये गाना आनंद मठ नॉवल में आया। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में इसे बहुत गाया गया। स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का फेमस इमेज तैयार किया। ठीक है ना? अब इस इमेज में भारत माता शांत, सुंदर और एक स्पिरिचुअल फिगर यानी कि एक देवी जैसी दिखाई गई। बाद में अलग अलग आर्टिस्ट आए और उन्होंने अपने ढंग से भारत माता की पेंटिंग्स बनाई। ठीक है? अब ये पेंटिंग्स जो थे, इनको प्रिंट होकर लोगों तक पहुंचाया गया और बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट ने इसे अपने अपने ढंग से भारत माता की तस्वीर बनाई और उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना देशभक्ति दिखा सके, या इसी को ही असली देशभक्ति माना गया, जो कि भारत माता की पूजा करना होता है। भारतीय लोक कथाओं को फिर से जिंदा करने के आंदोलन से भी नेशनलिज्म की भावना बढ़ी। लोगों ने पुरानी कहानियों को बचाकर देशभक्ति फैलाई। 1800 के आखिर तक इंडियन नेशनलिस्ट ने गांव-गांव जाकर लोकगीत, लोक कथाएं और पुरानी कहानियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें लिखा। उनका मानना था कि ये कहानियां हमारी असली पुरानी संस्कृति को दिखाती है, जो बाहर के लोगों ने, जैसे ब्रिटिशर्स ने, इसे खराब कर रखी है। अपनी पहचान जानने और अपने पास पर प्राउड फील करने के लिए फोक ट्रेडिशन को बचाना ज़रूरी था, यानी कि पुरानी चीज़ें बचेंगी तभी तो देश की पहचान होगी। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद लोकगीत यानी बैलेड, नर्सरी राइम्स और पुरानी कथाएं इकट्ठा की और मूवमेंट चलाया फॉर फोक रिवाइवल। मद्रास में नतेशा शास्त्री ने दक्षिण भारत की फोकलोर या फिर लोक कथाओं की 4 मोटी किताबें छापी। मतलब दक्षिण भारत की कहानियों को एक जगह जमा किया। उनका मानना था कि लोक साहित्य ही असली नेशनल लिटरेचर या फिर राष्ट्रीय साहित्य है। इससे लोगों के विचार और स्वभाव का पता
एज नेशनल मूवमेंट डेवलप तो नेशनलिस्ट लीडर्स को समझ आया कि आइकन्स एंड सिंबल्स लोगों को एक करने और उनमें देशभक्ति जगाने में हेल्प करते हैं. During this movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow was designed. This had 8 lotuses जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे और एक क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. 1929 तक गांधी जी ने वापस से फ्लैग बनाया. ये फ्लैग 3 कलर का था, रेड, ग्रीन एंड वाइट. बीच में चरखा था जो गांधी जी के सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट पर था. मार्च में झंडा लेकर चलना और उसे ऊंचा उठाना अंग्रेज़ों के विरोध का प्रतीक बन गया था. देशभक्ति की भावना लाने का एक और तरीका था हिस्ट्री या पास्ट को नए तरीके से समझना. 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत से इंडियंस को लगा कि देश में गर्व की भावना जगाने के लिए हमें हिस्ट्री को अलग अलग नज़र से देखना होगा. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉ इंडिया एज बैकवर्ड और जाहिल मानते थे और कहते थे कि ये खुद शासन नहीं कर सकते. इसके जवाब में इंडियंस ने अपने पुराने समय को खंगाला ताकि भारत की महान उपलब्धियां ढूंढ सकें. उन्होंने लिखा कि पुराने समय में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथ्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड. उनके हिसाब से उस शानदार समय में डिक्लाइन हुआ जब भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया. इस देशभक्त इतिहास को किताबों ने लोगों से कहा कि अपने अतीत की महानता पर गर्व करो और अंग्रेज़ों के राज की बुरी हालत बदलने के लिए लड़ो. लोगों को एक करने की कोशिशों में भी दिक्कतें थी. जब सिर्फ हिंदुओं के पुराने समय की तारीफ की गई और सिर्फ हिंदू धर्म के चिन्ह और तस्वीरें दिखाई गई, तब दूसरे समुदाय के लोगों को लगा कि उन्हें साथ नहीं लिया गया.